आपसी जो जलन है ना, अपैथी है ना, उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। 2 कास्ट को आपस में लड़ाने की कोशिश की जा रही है। बट मैं अपने सभी लिसनर से, स्पीकर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सभी लोग सोशल मीडिया पे आपको बहुत सारे लोग ऐसे भड़काने की कोशिश करेंगे, कोई चमार के खिलाफ लिखेगा, कोई जाटो, कोई महार, कोई माला और कोई मेघवाल, तमाम चीज़ों के खिलाफ आपको भड़काने की कोशिश करेगा, बट यू शुड कीप साइलेंट। आप लोग बस अपने नैरेटिव को मजबूत कीजिए, अपने जो आपकी समझ है और जो आप संवैधानिक नज़रिए से चीज़ों को समझ पा रहे हैं, उसको स्प्रेड करते रहिए। धीरे-धीरे लोग अपने आप समझ पाएँगे। बहन जी ने बाकायदा 4 पेजेज़ का बाकायदा प्रेस नोट दिया है, उसको उसको बताइए। बहन जी ने उसके सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू बताया है कि शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी होमोजेनियस क्यों है। बहन जी ने उसके कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू बताया कि इसे कैसे हिस्टोरिकल अनटचेबल रखा गया है। बहन जी ने ये भी बताया किस तरह से उसको फूट डालो की कोशिश की जा रही है। बहन जी ने कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू बताया है। बहन जी ने लीगल पॉइंट ऑफ व्यू बताया कि किस तरह से इसके पहले केसेस चले हुए थे और किन-किन स्टेट्स ने जो है कि संविधान के जो विरोधी में प्रावधान है उसको जस्टिफाई करने का कोशिश किया था। तो हम लोग जो है पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू रखें तो अच्छा रहेगा और हम लोग को किसी के ट्विटर अकाउंट से या कमेंट्स हम लोग को भड़कने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इग्नोर देम। अच्छा प्रवीण भाई प्लीज़ आप 1-2 मिनट में अपनी बात रखिएगा। आपको जय भीम, उसके बाद मैं अरविंद भाई साहब को सुनना चाहूँगा ना। जी, सभी को सादर जय भीम। नमो बुद्धाय। सभी की बातें मैंने सुनी और काफ़ी कुछ समझने को भी मिला। बस मैं इस विषय पे तो ज़्यादा कुछ चर्चा नहीं करना चाहूँगा, बस बी ए सूरज भाई आपसे ही अपील करूँगा कि अ, इसमें सतनामी समाज को भी इंक्लूड किया जाए। जिस तरीके से वाल्मीकि समाज हो गया या फिर जाटव समाज हो गया या खटिक हो गया, क्योंकि 8 स्टेट्स में एग्ज़िस्ट करते हैं सतनामी समाज। ख़ास करके छत्तीसगढ़ में तो 12 साढ़े 12 लाख है और यूपी में साढ़े 7 लाख के आसपास। उसके बाद फिर तो झारखंड है, मध्य प्रदेश है और फिर तेलंगाना है, राजस्थान है। तो जब भी आप जैसे नाम लेते हैं तो मेरी अपील है कि थोड़ा-सा आप कोशिश करें कि समाज को भी उसमें इंक्लूड किया जाए। बाकी तो मैं सुन ही रहा हूँ बाकी सभी की बातें। जी। थैंक यू प्रवीण भाई। हाँ, अरविंद भाई साहब आपका स्वागत है। अरविंद भाई क्या नाम है कि अपने कम्युनिटी के एक बड़े स्कॉलर हैं और रॉयल सॉलोमन में भी पढ़ाते हैं और काफ़ी हम सबके पुराने क्या नाम है कि सहयोगी रहे हैं, बड़े भाई रहे हैं, हम सबको हमेशा गाइड करते रहे हैं। और जब ये मसला चला था क्या नाम है कि नो एंट्री या सेलेस्ट का हम लोगों ने मूवमेंट चलाया था, उस मसले पर अरविंद भाई ने इसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग टेक लिया हुआ था और इस मसले पर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग टेक ले रहे हैं। तो आई थिंक हम लोग उनके पूरे पॉइंट ऑफ व्यू को समझें कि वो क्या कहना चाह रहे हैं और थोड़ा सा डीप एनालिसिस लोग करना चाहें। इसके जो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू है, इसके जो कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू है, हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, 1931 कास्ट सेंसस वगैरह पूरा डिटेल में मैंने स्टार्टिंग में आप लोग को बता दिया है। लेकिन मैं चाहूँगा कि अरविंद भाई साहब इसको और डिटेल में बताएंगे। अरविंद भाई बस मैं एक चीज़ इस पर ऐड करना चाहूँगा आपसे कि मतलब मुझे ये थोड़ा सा हंसी आ रही है, मैं बार बार इस पॉइंट ऑफ व्यू को रखना चाह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट आखिर कहना क्या चाह रही है कि मतलब ये बैकवर्ड अछूत हैं और ये लोअर अछूत हैं, मतलब कहना क्या चाह रही है कि मतलब अछूतों में भी अछूत हो, अछूते में भी तुम संपन्न अछूत हो, तुम्हारे साथ मतलब थोड़ा सा क्या नाम मॉडर्न तरीके से डिस्क्रिमिनेशन होता है, किसी के साथ जो है कि वो थोड़ा सा एंशियंट तरीके से डिस्क्रिमिनेशन होता है। कहना क्या चाह रही है, किस तरह से जुडिशरी जो है अपने जुडिशरी को क्रॉस कर रही है। हाँ, वेलकम है और बोलिए प्लीज अपनी बात। धन्यवाद सूरज। अ, मैं थोड़ा सा लेट जुड़ा क्योंकि आजकल मैं कुछ काम कर रहा हूँ और आप लोगों ने अब इस मुद्दे को आवाज मेरी जा रही है। हाँ, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से। अब आप लोगों ने इस मुद्दे को उठाया, तमाम नेता लोगों ने ये मुद्दे पिकअप कर लिए। ये एक बहुत बेहतरीन, बहुत राहत भरी खबर है। नहीं तो अगर आप लोगों को ध्यान होगा तो जब ये इस केस की सुनवाई शुरू हुई थी, हालांकि ये केस तो मैं बहुत लंबे समय से ट्रैक कर रहा था, तो जब पहली बार इसमें बेंच अक्टूबर में बनी थी। अक्टूबर पिछले 2023 अक्टूबर में इस पर बेंच बनाई गई थी और उसको लेकर जब हम लोगों ने ट्वीट वगैरह करना शुरू किया तो वो बेंच डिसॉल्व कर दी गई और फिर जो है जनवरी वगैरह में आई थिंक एक दूसरी बेंच नोटिफाई हुई और पहली वाली जो बेंच बनी थी उसमें
बीआर गवई को जज के तौर पे नहीं रखा गया था। फिर दूसरी बेंच बनी जनवरी वगैरह में, तब जो है गवई को बेंच में रखा गया। और आप लोग जानते हैं कि फरवरी में जब सुनवाई शुरू हुई, मुझे लगता है कि 4 या 5 फरवरी को सुनवाई हियरिंग शुरू हुई, तो इनिशियली शेड्यूल कास्ट की तरफ से कोई था नहीं जो है पक्ष रखने के लिए। तो बाद में हम लोगों ने जो है इस पर ट्वीट करना शुरू किया, मुहिम चलाया, और तो 3 वकील खड़े हुए, नितिन मेश्राम जी गए, और जो है प्रोफेसर रवि वर्मा कुमार ने हम लोगों की तरफ से, शेड्यूल कास्ट की तरफ से पक्ष रखा था, और के.एस. चौहान जी ने पक्ष रखा। मतलब कुल 4-5 वकील रहे, और ये एक बहुत ही हिस्टोरिक केस है। वो इस वजह से भी बहुत हिस्टोरिक केस है कि आप लोगों को जब आगे चल के देखेंगे तो कोई केस कितने बायस तरीके से, एक तरफा बायस तरीके से कैसे सुनी जाती है, ये जो है, जिसको मैं कहता हूं कि ये केस केवल और केवल खाना पूर्ति करने के लिए सुनी गई थी सुप्रीम कोर्ट में। जैसे कि जब आप देखेंगे तो जो इसके पक्ष में तर्क रखने वाले लोग थे, वो लोग जब तर्क रखे हैं, आर्गुमेंट अपना रखे हैं, तो कपिल सिब्बल को तो मुझे लगता है 8-9 घंटा या 8-9 घंटा या कुछ ऐसे कुछ टाइम दिया गया है लगातार। और जब वो कोई पॉइंट रख रहे थे तो उनको काउंटर पॉइंट निगेटिव में नहीं रखा गया है कि फर्दर इंट्रोगेशन नहीं किया गया है। उनको कहा गया हाँ, एक आर्गुमेंट उन्होंने रखा अपनी तरफ से, तो उनको मदद के लिए करने के लिए जज ने एक दूसरा पॉइंट बताया, कहा हाँ ये भी तो है। लेकिन तो जैसे जब और अगेंस्ट केस आर्गुमेंट रखने के लिए होल सेल में मीस कम से कम 15 वकील केस रखे होंगे। अब वो समझ लीजिए कि 2-2 घंटा भी रखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। लेकिन तो जो इसके फेवर में डिफेंड कर रहे थे, उनको तो उन्होंने बस निपटाया है कि चलिए हो गया, बस खत्म हो गया, रिटर्न में जमा कर दीजिए आप। जैसे आप देखेंगे कि नितिन में जजमेंट पढ़ने पर जो नितिन मेश्राम ने आर्गुमेंट रखे हैं, काउंटर किए हैं, उसको जजमेंट में उन्होंने मेंशन भी नहीं किया कि उसका रिप्लाई भी देने की जरूरत है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और देखिए, इंडिया में जो है जुडिशरी की प्रॉब्लम आज से नहीं है, इस पर हम लोगों का ध्यान जो है बहुत लंबे समय से था नहीं। जुडिशरी की प्रॉब्लम जब से भारत आजाद हुआ है तभी से है, और इसकी प्रॉब्लम दरअसल इस वजह से है क्योंकि जो लोग इसमें थे या जिन लोगों से जुडिशरी मिलके बनती है, ये प्रॉब्लम उन्हीं लोगों की वजह से है। मेन बात ये है कि शुरू से ही, पहले ही ब्रिटिश पीरियड में भी जो लोग वकालत पढ़ते थे, मोस्टली वकालत और इन सारी प्रोफेशन में वही लोग हुआ करते थे जो जमींदार होते थे, या जो है जमींदारों के राजघरानों से इनसे जुड़े हुए लोग जो होते थे, वही लोग वकालत में हुआ करते थे। जैसे देखिए कि जस्टिस चंद्रचूड़ है, तो उनका खानदान देखिए जो है जाके पेशवा से तक से जुड़ता है। ऐसे ही शांति भूषण, प्रशांत भूषण का खानदान देखेंगे तो मुगल पीरियड के जो है। तो बेसिक चीज ये था कि जो जुडिशरी थी हमारे यहाँ, मतलब उसमें जो जजेज थे, वो जजेज जो है फ्यूडल लोग थे बहुत बिगिनिंग से ही। और जब वो फ्यूडल थे, अपर कास्ट थे, तो ऐसे में उन लोगों ने हेलो सुन ओके, इन लोगों ने हमेशा से जुडिशरी का जो पोजीशनिंग रही है इंडिया में, वो हमेशा से
ये रही है कि किसी भी तरीके से येन केन प्रकरण उनको, जो सामंती लोग हैं, अपर कास्ट हैं, उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है। और सामंती और जो अपर कास्ट लोग रहे हैं, उनके इंटरेस्ट को नुकसान दो चीजों ने बहुत ज्यादा, दो दो नीतियों ने बहुत ज्यादा पहुंचाया आजाद भारत में 1950 के बाद। एक नीति आरक्षण थी, और दूसरी नीति थी लैंड रिफॉर्म, भूमि भूमि सुधार, जिसमें जमींदारी वगैरह को खत्म किया जाना है था। आजादी के 30 साल तक जजेज जो है सरकार से लड़ते रहे, और सरकार इधर से जो है भूमि सुधार कानून पास करती थी, दूसरी तरफ से वो भूमि सुधार कानूनों को खारिज कर दिया करते थे। आप सोचिए कि भूमि सुधार कानूनों का फायदा किसको होने जा रहा था? वही दलित पिछड़े जो जो है जो जो भूमिहीन लोग थे, उनको 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 फायदा होने जा रहा था। लेकिन तो 1950 से लेकर 1970 तक की जुडिशियरी का रिकॉर्ड है। बल्कि ये हुआ है कि एक चीफ जस्टिस ऐसे हुआ करते थे, वो जो है उस समय एक जमींदारों की पार्टी हुआ करती थी, जिसको कहा जाता था स्वतंत्र पार्टी। वो वो एक दिन बैठ के, एक ही दिन बिहार के जो है 5 भूमि सुधार कानूनों को एक ही दिन खारिज कर दिए, और पहले खारिज किए बैठ के हियरिंग में, और फिर शाम को इस्तीफा दिए। सुबह जो है जाके राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ गए, इससे जो है फ्यूडल पार्टी से। तो ये बहुत कुछ हुआ है। मतलब इनिशियली भारत की संविधान सभा, जिसने संविधान बनाया था, वो 26 जनवरी के बाद जो है वो पूरी तरीके से वो खत्म मानी गई 26 जनवरी 1950 से, और उसको इंटरिम संसद कहा जाने लगा। तो जो संविधान सभा के सदस्य थे, वही लोग इंटरिम इंटरिम संसद के भी सदस्य थे। बाबा साहब अम्बेडकर वगैरह, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल आई थिंक जिंदा थे या नहीं थे, ये सारे इंटरिम संसद के सदस्य थे, जब तक कि 1952 में चुनाव नहीं हो गया। आप समझिए कि भारत में पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ केस आया था, वो केस चंपकम दुरई राजन केस था, जो कि रिजर्वेशन पर ही था। पहला की जजमेंट जो पास किया जजेज ने, वो रिजर्वेशन के अगेंस्ट पास किया। और फिर क्या हुआ परिणाम? परिणाम जो है वही अंतरिम संसद थी, उन लोगों ने संविधान में संशोधन कर दिया। और संशोधन भी क्या किया कि आर्टिकल 16(4) में एक लाइन है, उसी लाइन को उठा के आर्टिकल 15 में भी लिख दिया कि 16 में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब लिखा है, तो कहे चलो ठीक है, हम 15 में भी लिख देते हैं। अगर कह रहे हो 15 और 16 जो है एक दूसरे के विरोधाभासी हैं, आपको नहीं समझ में आता है पढ़ने, तो सुख है। बाद में इन लोगों ने, चूंकि इनको जमींदारी का कानून बचाना था, तो इन लोगों ने जो है 1964 में एक जो है गोलकनाथ नाम से एक केस था, गोलकनाथ बनाम पंजाब संघ पढ़ते होंगे, उसमें जजमेंट पास कर दिया कि जी पार्लियामेंट तो फंडामेंटल राइट को ही नहीं अमेंड कर सकती है। जबकि संविधान सभा की भी जो इंटरिम संसद थी, उन्हीं लोगों ने पहला अमेंडमेंट किया हुआ था फंडामेंटल राइट में, क्योंकि इनको बचाना था। तो बेसिक बात यह है कि जजेज का जो बायसनेस हमारे यहाँ है, वो इस तरीके से है कि जो आर्गुमेंट अरविंद सर, उसमें था ना कि जमीन हम जमींदारों से ले ही नहीं सकते, राइट टू प्रॉपर्टी को छोड़ नहीं जा सकता। हाँ, सो मतलब एक 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 पॉलिसी जो है लैंड रिफॉर्म थी, जो सबसे ज्यादा अमीर लोगों को, गरीब लोगों को फायदा पहुंचाने वाली थी। दूसरी पॉलिसी रिजर्वेशन थी। रिजर्वेशन पर आप ये समझिए कि मतलब अब तो कोर्ट केसेस की हिस्ट्री है कि चंपकम दुरई राजन है, फिर जो है आई थिंक 1964 वगैरह में एक केस है जिसमें इन्होंने कहा कि जी ये तो 50% ही हो सकता है। फिर एक केस में जजमेंट पास कर दिया कि जो है रिजर्वेशन तो फंडामेंटल राइट का, सिटीजन्स का राइट है ही नहीं, वो स्टेट का राइट है, सरकारें चाहें तो दें, ना चाहें तो ना दें। मतलब ऐसा ऐसा जजमेंट पास किया है। और जब भी
मतलब अगर अच्छा भैया, मैं ये कह रहा था, ये गोलकनाथ केस के बाद से ही सुप्रीम कोर्ट ने मतलब पूरे फंडामेंटल राइट के बहाने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन पे अपना डोमिनेंस एस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया और पूरी तरह से जो है लेजिस्लेचर को, पार्लियामेंट को खारिज करना शुरू कर दिया। यहीं से स्टार्ट हो गया था गोलकनाथ के केस से। और वो उसका इंटेंशन देखिए, हमेशा जो गोलकनाथ से है शुरू किया और केशवानंद भारती पे मोहर लगा दी। और हमेशा जो है और केशवानंद भारती पे केवल खत्म नहीं किया, बल्कि थोड़ा सा अपना जो है अपना डोमिनेशन जो है छोड़ा भी, क्योंकि जो है उन्होंने कहा नहीं जी अमेंड तो कुछ भी कर सकते हो, बल्कि जो है लेकिन तो हम चेक करेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है क्या, और बेसिक स्ट्रक्चर क्या वो हम बताएंगे, और हम टाइम टाइम पे बताएंगे कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर है। हमारा मन करेगा आज हम कर रहे हैं। अरविंद सर, यही तो प्रॉब्लमेटिक है ना, उसी समय तुम बता देते तो भी मान लेते, टाइम टाइम पे बताओगे। हाँ, कभी कह देंगे कि अगर अगर आज इनको जो है जब इनको ईडब्ल्यूएस जजमेंट पास करना था तो इन्होंने कह दिया जी आर्टिकल 15 तो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट ही नहीं है, और जब जो है जब पता चला कि जब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन बढ़ रहा होगा तब कह देंगे कि नहीं जी वो तो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, आप 15-50% की सीलिंग लिमिट ही नहीं तोड़ सकते। अच्छा भैया, एक चीज और है, मैंने बेसिक स्ट्रक्चर से जुड़े हुए मतलब 25 केस पढ़े होंगे, एक भी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स थे उनका कभी रेफरेंस नहीं दिया है। बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट अपने आप से क्रिएट किया और अपने टेस्ट के हिसाब से, अपने स्वाद के हिसाब से जो है खाने में नमक डालते हैं, अपने हिसाब से परिभाषित करते हैं। हाँ, तो देखिए एक्चुअली हो क्या रहा है इसमें भी, ये जजमेंट भी अभी कल मैं थोड़ा सा कुछ थेसिस के काम में बिजी हूँ, तो मैंने अपने एक कलीग को बोला था पढ़ने के लिए, मैं 2-4 दिन में पढ़ूंगा, तो अभी कल उनसे मैंने समरी पूछा तो उन्होंने बताया कि इन लोगों ने शेड्यूल कास्ट की पूरी परिभाषा का जिक्र किया है, और जो है शेड्यूल कास्ट का जो परिभाषित किया गया 1932 में उसका जिक्र ही नहीं है जजमेंट में, कि शेड्यूल कास्ट क्या होगी, कैसे परिभाषित होगी, वो पूरा जो है पूरा वो गायब कर दिए हैं। तो एक्चुअली में जजेज ने क्या क्या तरीका अपनाया, वो तरीका ये अपनाया है कि वो संविधान के अनुच्छेद को बेयर एक्ट जैसा ट्रीट करते हैं। बेयर एक्ट मतलब कि शब्द जैसा लिखा हुआ होना, और उसमें जो है वो अपने हिसाब से मीनिंग डालने की कोशिश करते हैं कि जी इसका मतलब तो ये है। आज 10 जजों का बैठ के मन किया कि जी इसका मतलब तो ये है, तो वो उसका मतलब वो बता देंगे। कल जो है 10 जजों का मतलब कुछ और मतलब आ जाएगा तो वो कह देंगे उसी चीज को, कहेंगे नहीं नहीं जी इसका तो मतलब ये है ही नहीं। तो वो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन को की मीनिंग चेंज कर रहे हैं, और इसको बहुत बड़े डेंजर के तौर पे आइडेंटिफाई किया गया है। संविधान जो है आपने क्या बताया था कि ओरिजिनली एससी/एसटी की लिस्ट को कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा जाना था, क्योंकि बहुत बल्कि हो जा रहा था तो उसको अलग से पब्लिश किया गया बाद में। तो हाँ, अभी लगता है कि वो उसमें लिख ही देना चाहिए था। फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें जो है SC/ST की लिस्ट थी। नहीं देखिए, उससे लिखने से और इससे नहीं होता है कुछ। बेसिकली दिक्कत ये है कि जजेज को हमारे यहाँ जो है वो कभी रोका नहीं गया, जनता ने कभी जो है जजेज के अगेंस्ट कुछ बोला नहीं। उनकी उनकी इमेज ऐसी बनाई गई कि जो वो तो भगवान है, वो तो जो है सबसे अच्छे लोग हैं, वो अनबायस्ड लोग हैं, वो जो बोल दें वो एकदम सही है। सारे लोग कहते हैं कि अभी भी कहते हैं कि जो ये जीते हमें तो न्यायपालिका पर एकदम पूरा भरोसा है, और चाहे वो जो है चाहे आपको मतलब वही अपर कास्ट जब थाने में दरोगा के तौर पे बैठा होता है तो हमारे यहाँ लोगों को उस पर भरोसा नहीं होता है, जब वही अपर कास्ट जो है जज के तौर पे बैठा होता है तो कहते हैं जी हमें तो न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। तो ये जो एक पूरी इमेज जो है बिल्डअप की गई थी उस इंस्टीट्यूशन में, चूंकि मोर और लेस डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर सुप्रीम कोर्ट लेवल तक 90% मतलब अपर कास्ट डोमिनेशन है, इस वजह से हमारे यहाँ एक माहौल बना दिया गया कि जो है लोगों के दिमाग में भर दिया गया कि जो है हमें इस पर भरोसा है। और जब उस पर भरोसा, अरविंद सर इसमें एक बात और आती है ना कि जैसे कंटेम्प्ट का लॉ लाई थी पार्लियामेंट, उस लॉ को भी मतलब बहुत स्ट्रिक्ट लाई है
उसने कोई स्कोप बहुत छोड़ा नहीं है कि हम उसको क्रिटिसाइज कर सकें। हाँ, तो अब आप अगर मुझे बीच-बीच में टोकते रहेंगे तो मैं कोई भी बात कंप्लीट ही नहीं कर पाऊँगा। तो आप एक बार अगर नहीं नहीं सर, अपनी बात रखिए, अपनी पूरी बात रखिए। अगर आप चाहें तो आप पहले बोल लें, फिर मैं रखना शुरू करूँ बात। नहीं, आप कंप्लीट करिए। सॉरी अबाउट दैट। सो हमारे यहाँ ये एक बहुत मेजर प्रॉब्लम रही जुडिशरी की। मतलब ये दुनिया भर में ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ के सुप्रीम कोर्ट को दुनिया का सबसे पावरफुल कोर्ट कहा जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ के कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशनली जुडिशियल रिव्यू की पावर थी। बाकी जगह वो ग्लोबली वो पावर है, लेकिन उसका यूज करते हुए हमारे यहाँ के कोर्ट ने एक खुद को अपॉइंटमेंट करने की भी पावर ले लिया। तो इससे जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा पावरफुल कोर्ट हो गया। अब वो क्या कर रहा है कि जो उसकी जुडिशियल रिव्यू की पावर है, उसके बाद उसके पास एक पावर और है कि जो उसके पास एक्सेप्शनल पावर्स हैं कि कुछ मामले में वो न्याय करने के लिए जजमेंट दे सकता है। उस पावर का वो यूज करके जुडिशियल रिव्यू से ज्यादा बल्कि अब वो संविधान को रिव्यू करना शुरू कर दिया कि जो जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जिस तरीके से एक डिजाइन बनाया है, वो कह रहे हैं नहीं जी, ये डिजाइन जो है ये वर्क नहीं कर रहा है और इसको जो है अब हमें चेंज करने की जरूरत है। सो खैर, ये सारा चीज चल रहा था, लेकिन पिछले 30 सालों में सुप्रीम कोर्ट के सामने जो है दो बहुत बड़े मूवमेंट आए हैं, जिसमें कि जिसने उनको परेशान किया है। पहला मूवमेंट ये है कि जब के आर नारायणन जी राष्ट्रपति हुए तो उन्होंने कह दिया कि अगर SC ST जजेस को का नाम रिकमेंड नहीं किया गया तो मैं कॉलेजियम के रिजोल्यूशन पर साइन नहीं करूंगा। ऐसा उन्होंने इनफॉर्मली कन्वे कर दिया था, जिसके बाद जो है जस्टिस KG बालाकृष्णन और जस्टिस HK सेमा जो एकमात्र शेड्यूल ट्राइब से जज हुए, उनको वो जो है सुप्रीम कोर्ट में इन दोनों लोगों की नियुक्ति हुई। जो सबसे बड़ा पिछले मतलब 70 सालों में मैं कहूं कि जो सबसे बड़ा झटका लगा है कोर्ट को, वो लगा है 2 अप्रैल 2018 का प्रोटेस्ट। उसने मीस कोर्ट लगातार 70 साल से कंटिन्यूअसली वो जजमेंट जो है जो भी यहाँ के SC ST OBC समुदाय हैं इनके खिलाफ जजमेंट देता आ रहा है। बहुत मतलब रिजर्वेशन पर तो हम लोग काम करते हैं, मीस एक के बाद ये गिना दें कि जो है अगर कोई भी मतलब 2 आर्गुमेंट दिए जाते हों, एक में जिसमें रिजर्वेशन को रिजर्व कैटेगरी के लोगों को नुकसान हो रहा है और जो है एक में जिसमें रिजर्व कैटेगरी के लोगों को फायदा हो रहा है, तो वो उसी आर्गुमेंट को एक्सेप्ट करेंगे जिसमें कि इनको नुकसान हो रहा हो। और ये कंटिन्यूअस लगातार चल रहा है। मीस एक तो रोस्टर के जजमेंट को जब देखेंगे 1995 में आया था, वो जजमेंट भी जब दिया गया तो एक होता वैकेंसी बेस्ड रोस्टर, एक होता पोस्ट बेस्ड रोस्टर। तो बस इन्होंने वैकेंसी बेस्ड रोस्टर को पोस्ट बेस्ड रोस्टर में कन्वर्ट कर दिया। उसी की वजह से लाखों सीटें एक दिन में खत्म हो गई। बस केवल एक जजमेंट उनका पास करना होता है बस। तो ये हिस्टोरिकली है कि वो जब कोशिश करते हैं कि कोई भी जो जजमेंट्स होते हैं उनके रिजर्वेशन के मामले में खासकर जब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब समुदाय को नुकसान होना होता है जिस चीज से, वो जजमेंट बहुत इजीली निकल के आता है। ये मेरी जो है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को लेकर समझ है। और भी जो लोग जुडिशरी पर काम करते हैं उनकी भी इस तरह की समझ है। लेकिन तो इसके साथ मैं ये भी कहना चाह रहा हूं कि देखिए, पॉलिटिकल थियरी में जिसको कि बाबा साहब अम्बेडकर ने गांधी रनाडे जिन्ना में इस चीज का जिक्र किया है, और वो एडमंड बर्क कहा करते थे कि एडमंड बर्क ब्रिटिश पॉलिटिकल फिलोसोफर थे।
एडमंड बर्ग का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया है कि कोई भी कानून तब तक ही चलता है जब तक उसकी लेजिटिमेसी होती है, मतलब जब तक आप उसको मानने के लिए तैयार होते हैं। और मानने से मतलब एक चीज ये है कि जब मास स्तर पे किसी कानून को मानने से इनकार कर दे जनता, तो फिर वो कानून टिक नहीं सकता, चाहे वो कितना ही अच्छा क्यों ना हो। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी एक कानून होते हैं, और पिछले 5 सालों में 2 बार ऐसा हुआ है कि जब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोगों ने कानून को पब्लिकली मानने से इनकार कर दिया है। और मैं ग्लोबली देख रहा हूं, ऐसा किसी भी देश में हुआ नहीं है। पिछले 10 सालों में तो ऐसा कहीं भी नहीं देख रहा हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को जनता ने सड़क पे उतर के चैलेंज कर दिया हो, विच मीन्स कि और फिर सुप्रीम कोर्ट खुद ही बैठ के कहा हो कि जी हमसे गलती हो गई हो। एक SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट है और दूसरा रोस्टर जजमेंट है। दोनों ही मामले में जब पब्लिक ने खड़े होके कह दिया, और इसको ऐसे नहीं समझिए कि ये केवल जो है 2 अप्रैल का प्रोटेस्ट केवल मतलब बाहर से देखने में बहुत छोटी चीज लगती है। 2 अप्रैल के प्रोटेस्ट के बाद शेड्यूल कास्ट बैकग्राउंड के 4 जज सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट हो चुके हैं, OBC बैकग्राउंड के 3 जज अपॉइंट हो चुके हैं। तो बहुत चीजें हो रही हैं अंदर अंदर, मतलब उसके बाद चीजें बहुत बदल चुकी हैं। पूरे आजादी से 70 साल में वो 4 जज नहीं अपॉइंट किए, जो है 2 अप्रैल के बाद पिछले 4 सालों में इतने अपॉइंट कर डाले। बाकी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वगैरह बनाए हैं, कई हाई कोर्ट के, केरल हाई कोर्ट, कर्नाटक हाई कोर्ट, हिमाचल, अभी जम्मू हाई कोर्ट में। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। रीजन ये केवल यही है कि लेजिटिमेसी जो है, कोर्ट के जजमेंट की लेजिटिमेसी चैलेंज हुई है। और मैं आप लोगों को आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूं कि अभी 2 महीना पहले चीफ जस्टिस यूके आए थे जब गर्मी में, तो वो जो है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर डिलीवर किए हुए थे, और मैं वहां गया था, 30-40 लोग थे। तो वहां इस बात का वो जिक्र कर रहे थे कि कैसे जो है संविधान बचा रहे हैं हम लोग, जो है कॉन्स्टिट्यूशन को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा ये बात कि आप कह रहे हैं कि जो है कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और भारत में जो है संविधान को बचाने का जनता ने मुद्दा बना लिया। इसके बाद 2 जजमेंट कम से कम आपके जो मार्जिनलाइज सेक्शन के हैं, आप यहाँ कह रहे हैं कि हम तो मार्जिनलाइज सेक्शन के फेवर में, वो बता रहे थे कैसे हमने सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या जजमेंट गरीब लोगों के फेवर में दिया हुआ है। तो हमने कहा, आपने जो है पूछा कि आपने गरीब लोगों के फेवर में जजमेंट दिया, लेकिन जिसके फेवर में जजमेंट दिया है वो तो पिछले 5 साल की हिस्ट्री है कि वो सड़क पे उतरा, और जो है तो उन्होंने मुझे जवाब दिया, कहा कि गलती किसी से भी हो जाती है, और हमसे गलती हुई थी, हमने उस गलती को सुधारा भी है, और जाके आपको देखना चाहिए कि हमने दोबारा जजमेंट दिया है, कि अपनी गलती को सुधारा है। तो मतलब ये है कि वो टेस्ट कर रहे थे कि देखें जी कि क्या जो है इस तरह का जजमेंट देते हैं, क्या जनता एक्सेप्ट कर लेगी। हम लोगों का था कि लंबे समय से मतलब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और OBC लोगों ने लंबे समय 75 साल से जो भी, जिसको कहते हैं कि जो भी बकवास होती थी, वो बकवास जो है, बकवास जजमेंट मतलब कहें हम, कि वो सर माथे पर रखते थे। लेकिन ये 2 इंसिडेंट हुए जब लोगों ने इसको सर माथे पर रखने से मना कर दिया, और ये जो है बाहर विदेश में आके कह रहे हैं कि गलती हो गई हमने, लेकिन हमने सुधार लिया, हमारे पास मैकेनिज्म है सुधारने का। इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं है कि इन्होंने जजमेंट दिया है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उसको समाज कैसे लेता है। अगर समाज उसको लेके चुपचाप बैठेगा तो नहीं सुधरेगा, लेकिन अगर समाज उसको लेके उसका विरोध करेगा तो वो 100% बदलेगा। इसमें मुझे जो है कोई डाउट नहीं है। दूसरी चीज ये है कि किसी भी देश में देखिए,
कानून और कोई भी कानून एक इम्पोर्टेंट इस वजह से बनाया जाता है कि देश में शांति व्यवस्था और तमाम चीजें बनी रहें। जजेस कोर्ट्स किसी इन सारी चीजों को डिस्टर्ब नहीं करते हैं कि जिससे समाज का जो है बैलेंस ब्रेक हो। लेकिन ये जो जजमेंट है इसकी पोटेंशियल है कि ये जो है पूरे भारत में एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकता है। तो इस वजह से भी मुझे दिखाई देता है कि ये लॉ बदलेगा। लेकिन तो बदलेगा कैसे? ये दो तरीके से बदलेगा। नंबर वन, बहुत ढेर सारे लोग जो है मुझे थोड़ा सा ये सब देख के कभी कभी बहुत ही मतलब जिसको रहम भी आता है कि 10वीं 12वीं तक की किताब में ये सब लिखा हुआ होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशंस होते हैं, ये सब जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के जजमेंट्स होते हैं, ये सब जो है अध्यादेश से नहीं बदलते हैं। ये जजमेंट्स जो है ये संविधान संशोधन से बदलते हैं। तो पहला तो वर्क ये करना होगा कि इस चीज में कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पार्लियामेंट से संविधान संशोधन करना होगा। और संविधान संशोधन आर्टिकल 341 में एक सब क्लास जोड़ना होगा कि शेड्यूल कास्ट which are included in the scheduled caste they shall be considered homogeneous category। ऐसे ही 342 में भी एक क्लास जोड़ना होगा कि जो है scheduled tribes which are included in the SC/ST list they shall be considered homogeneous category। और तीसरा जो है आर्टिकल 16 में भी एक क्लास जोड़ना होगा जहां पर लिखा हुआ है कि स्टेट में प्रोवाइड रिजर्वेशन टू एनी सेक्शन ऑफ बैकवर्ड सेक्शन ऑफ द सिटीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि जब ये क्लॉज संविधान सभा में जोड़ा गया था तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के मेंबर्स ने कहा था कि ये वाला क्लॉज जो है ये फ्यूचर में चल के शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए नुकसानदायक हो सकता है। सो उस समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स ने प्रॉमिस किया था, बल्कि उन लोगों ने अमेंडमेंट भी प्रपोज किया था और अमेंडमेंट प्रपोज करके कहा था कि जो ये एनी सेक्शन ऑफ दी बैकवर्ड, पहले वो लिखा हुआ था बैकवर्ड सेक्शन ऑफ दी सिटीजन, फिर शेड्यूल कास्ट के लोगों ने अमेंडमेंट किया, कहा वो प्रपोज किया, कहा नहीं ये बैकवर्ड सेक्शन ऑफ दी सिटीजन जो है इसमें बैकवर्ड एंड शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब जोड़ा जाना चाहिए। तो उसको जो है रिजेक्ट करके वो बाबा साहब अम्बेडकर ने उसका केवल एक नॉर्मल सा क्लॉज बना दिया, एक टर्म कर दिया कि एनी सेक्शन ऑफ द बैकवर्ड सेक्शन ऑफ द सिटीजन। सो तीसरा जो चीज ये भी करना होगा कि जो है जो वो ओरिजिनल क्लॉज है उसमें भी एक लाइन, उसमें एक और लाइन जोड़ना होगा कि एनी सेक्शन ऑफ द बैकवर्ड सेक्शन एनी बैकवर्ड सेक्शन ऑफ द सिटीजन के साथ में एंड शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। ये तीन अमेंडमेंट्स मुझे लगता है कि जो गवर्नमेंट को करना होगा इस जजमेंट को नलीफाई करने के लिए। लेकिन तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये सारा कुछ करते हुए कोर्ट इन सारी चीजों को स्टक डाउन कर सकता है। तो इस वजह से इस पर मीन्स इस पर दबाव बनाए रखना बहुत मैंडेटरी है, जो आज की डेट में अब लोग कर रहे हैं। तो और ये बहुत ज्यादा डरते भी हैं। पब्लिक जब किसी भी संस्था के खिलाफ पब्लिक खड़ी होती है तो वो संस्था सबसे ज्यादा डरती है, क्योंकि वो सबसे लड़ सकती है, सरकार से लड़ सकती है, वो इंडिविजुअल व्यक्ति से लड़ सकती है, किसी से भी लड़ सकती है। लेकिन याद रखिए कोई भी संस्था पब्लिक से नहीं लड़ सकती है। सो पीपुल जो पावर वो ड्राइव करते हैं वो पीपुल से डिराइव करते हैं, और अगर पीपुल जजमेंट मानने के लिए नहीं तैयार है तो गवर्नमेंट नहीं लागू करवा सकती, अगर लोग नहीं मानने से जो है तैयार है। एक दो कुछ मैं आप लोगों के डिबेट्स को सुन रहा था तो कुछ सवाल आ रहे थे कि एक सवाल ये एक बातचीत ये चल रही थी कि पिछले कुछ समय से टीना डाबी के फोटो जो है खूब लोग घुमा रहे हैं और उसको रन कराते हैं। तो एक्चुअली में हो ये रहा है कि कास्ट को समझने का तरीका था और वो तरीका ऐसे था
कि अभी जो नई कुछ स्कॉलरशिप हुई आई है, जो जो काम हुआ है कि जाति को कैसे समझा जाना चाहिए, तो जाति को समझने का एक तरीका जो है वो है ह्यूमिलिएशन। एक नई थियरी है प्रोफेसर गोपाल गुरु ने, ये जस्टिस में बहुत प्रोमिनेंट थियरी थी। तो ह्यूमिलिएशन यूज होता है कि ह्यूमिलिएशन, तो जाति जो है अभी जो ऑपरेट करती है वो ह्यूमिलिएशन से भी ऑपरेट करती है। सो उसमें क्या है कि कोई जो पावरफुल व्यक्ति होता है, जैसे कि जो बहुत अमीर व्यक्ति है, प्रेसिडेंट है या जो है ये सारे लोग हैं, अब इनके साथ तो कोई मारपीट तो कर नहीं सकता, वायलेंस तो कर नहीं सकता, लेकिन जो इनके साथ जातिगत अत्याचार होता है वो ह्यूमिलिएशन होता है। और ह्यूमिलिएशन की आपको कुछ भी कह दिया जाएगा तो जो एवरीडे लाइफ है, जैसे मैं जब अपने स्कूल में पढ़ा करता था तो मेरे एक दोस्त हुआ करते थे, आज भी वो बहुत ही करीबी दोस्त हैं, उनका नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन तो वो बातचीत में जो है वो जब भी रिजर्वेशन की बात आती थी तो वो कहते थे कि अरविंद भाई 50 साल से रिजर्वेशन मिल रहा है लेकिन आज तक कोई शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का व्यक्ति टॉपर नहीं हो पाया है। ठीक है, तो उससे वो कहने की कोशिश करते थे कि देखो जो है वो इनहेरेंट जो मेरी ये सब भला की बचपन की बात है, अब वो अपने उस विचार को बदल चुके हैं। सो वो सब बच्चे तो ये सब जो है घर परिवार में सुन के आते हैं कि घर परिवार में क्या क्या बात होती है। तो घर परिवार में वो ऐसे जब बात होती थी तो ये पब्लिक इंडियन सोसाइटी का ह्यूमिलिएट करने का एक उसके पास इंस्ट्रूमेंट बहुत बहुत जबरदस्त था। लेकिन तो पिछले कुछ सालों से उसको जो ह्यूमिलिएट करने का तरीके थे वो तरीके ब्रेक डाउन होना शुरू हो गए हैं, और वो ब्रेक डाउन होना शुरू हुए जो कुछ कुछ लोग टॉपर होना शुरू हुए। ये आइडिया मुझे समझ में आया क्योंकि 2015 में मैं जेएनयू में एमफिल और पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का ऑल इंडिया टॉपर था। सो मैंने देखा कि उसको उसका रिजल्ट को दिलीप जी ने पोस्ट कर दिया था फेसबुक पर, और वो रिजल्ट मुझे लगता था कि ये बहुत एक साधारण सी घटना है, क्या है कि जो है कोई एंट्रेंस एग्जाम टॉप कर जाना कौन सा बड़ी बात है, वो है ठीक है, परीक्षा दिए टॉप कर गए। तो लेकिन तो उसको देखा हमने कि उसे जो है कम से कम 1500 बार जो है शेयर कर दिया गया था। उन दिनों व्हाट्सएप नया नया निकाला था, उस रिजल्ट को लोगों ने दौड़ा दिया था कि जो है व्हाट्सएप में शेयर कर रहे थे। ये मीन्स उस फिर जो तमाम जो है अलग अलग एग्जाम्स में टॉपर्स बीच बीच में होते रहे। सिविल सर्विसेज का एवरीडे लाइफ में बहुत यूज होता था लोगों को ह्यूमिलिएट करने के लिए। उस पूरे जो 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 उनकी लॉजिक थी ह्यूमिलिएट करने की, उसको जो है टीना दावी ने ब्रेक डाउन कर दिया। और जो उनका पूरा आर्गुमेंट था, बाद में उसके बाद हालांकि दूसरा लड़का भी आया करण कटारिया, जो उस परीक्षा को टॉप किया, क्योंकि हमारे देश में वो एक बहुत प्रेस्टिजियस चीज माना जाता है वो परीक्षा। तो उसको जब उसको लोग टॉप करना शुरू किए हैं तो ऐसा हो रहा है कि जो इनके आर्गुमेंट्स थे रिजर्वेशन के खिलाफ, और दूसरा जो उनका आर्गुमेंट था कि ह्यूमिलिएट करने का जो उनका मजा था लोगों को एवरीडे लाइफ में, वो मजा जो है खराब हो गया है, वो टूटना शुरू हो गया है। तभी आप लोग देखेंगे कि जो कट्टर से कट्टर आरक्षण विरोधी लोग थे वो सारे के सारे अचानक से आज जो है अपना वो सारा आर्गुमेंट मतलब गंगा यमुना में फेंक चुके हैं, और आज जो है वो कह रहे हैं कि जी नहीं नहीं आरक्षण होना चाहिए लेकिन गरीब लोगों के फेवर में होना चाहिए। उसका रीजन ये नहीं है कि वो गरीब लोगों को चाह रहे हैं,
उसका उसका रीजन उनके लिए अभी भी यही है कि अब जिस जनता से उनको भिड़ना है, मीन्स वो जनता वो है कि ठीक है, वो हमेशा यही चाहते हैं कि एक कमजोर सा दब्बू सा व्यक्ति रहे तो उन्हें बहुत मजा आएगा। लेकिन जो है जब उनको compete करने वाला, उनसे उनसे ज्यादा तेज दिमाग वाला व्यक्ति आएगा, ज्यादा पढ़ा लिखा, ज्यादा अचीवमेंट लिया हुआ व्यक्ति आएगा, तो उनका जो नोशनल सुपीरियरिटी का कॉन्सेप्ट है, वो नोशनल सुपीरियरिटी बहुत बुरी तरीके से टूट रही है। और ये जो है जो नोशनल सुपीरियरिटी है, इस वजह से इनफैक्ट बाबा साहब अम्बेडकर नहीं तो वो सबसे पहले व्यक्ति होते जो कहते कि अमीर लोगों को बाहर निकालिए, वो अमीर लोगों को इसमें शेड्यूल कास्ट में नहीं रखना चाहिए रिजर्वेशन के बेनिफिट से। क्योंकि अंबेडकर की लॉजिक जो थी रिजर्वेशन की, वो ये थी कि ये सारे समुदाय के लोग जो है जब ले जाके रखे जाएंगे, एक जगह पे बैठाए जाएंगे, तो जिन लोगों के अंदर जातीय दिमाग में जो है जो जातीय सुपीरियरिटी बनी हुई है, वो मजबूर होंगे अपने अपने उस प्रिजुडिसेस को छोड़ने के लिए। उसे ये आइडिया उन्होंने आई थिंक फ्रेंच फिलोसोफर रूसो से लिया था, जो कहता था कि पीपल मस्ट बी फोर्स्ड टू बी फ्री। सो आई थिंक रूसो ही कहता था। सो वो उनकी समझ ये थी कि जब लोगों को रखा जाएगा तो ये इनका प्रिजुडिस जो है वो मजबूरी में इनको छोड़ना पड़ेगा। और अब वो होना शुरू हो गया, वो उनके लिए बहुत दिक्कत हो गई है कि जो है बड़े लोग एग्जाम्स को टॉप करते हुए लोग आ रहे हैं, और अब वो कह ही नहीं सकते कि जो है जी ये तो रिजर्वेशन से आया हुआ व्यक्ति है, या जो है इससे आए हुए व्यक्ति। तो ये नोशन जब उनका टूट रहा है, तो ऐसे में उन्हें बड़ी मजा आ रही है। उनको लग रहा है कि अगर ये जनता निकाल दी गई शेड्यूल कास्ट वाली, क्रीमी लेयर वाली, जिसको वो क्रीमी लेयर कहते हैं, तो हमें तो कम से कम ये तो मजा रहेगा ना कि हम ऑफिस में जो व्यक्ति आएगा वो जो है वो फर्स्ट जनरेशन लर्नर होगा, पहली जनरेशन का व्यक्ति होगा, वो अपनी जिंदगी में नौकरी ही बचाते हुए काम करेगा, तो हम तो एकदम अपना सुपीरियरिटी बना के रखेंगे। तो ये सब कुछ कुछ जो है उन लोगों के कंसर्न है। बाकी ये सब इशू तो हमने तब भी लिखा था कि जो है जितना जितना ज्यादा छोटे छोटे भागों में आप रिजर्वेशन कम करते जाओगे, उतनी ही आपको टेक्निकली सीट ही नहीं आएगी, सीट कम हो जाती है रोस्टर की वजह से। और बड़ी पोस्ट पर तो इनके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि किसी भी पोस्ट को नॉट सुटेबल डिक्लेयर कर दो, नॉट फाउंड सुटेबल डिक्लेयर कर दो, और वो ये कर ही रहे हैं। जितना हो पा रहा है वहां तो ये कर ही रहे हैं कि जो है नॉट फाउंड सुटेबल है, नॉट फाउंड। इस पर भी थोड़ा रख दीजिए ना, ये रोस्टर के जरिए किस तरह से जब सब कैटेगराइजेशन हो जाएगा, तो जब कम वैकेंसीज आएगी तो उसको किस तरह से मतलब कई वर्गीकरण बांट के कई लेयर में करके जो है रोस्टर के जरिए पूरा जो सीट है उसे नॉट फाउंड सुटेबल बना देंगे। एक बार उस पर भी 2 मिनट रख दीजिए। अच्छा, तो ऐसे समझिए कि रोस्टर को ऐसे समझिए कि जो प्रेजेंट है उसमें जो है 15% शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन मिलता है, 7.5% एसटी को मिलता है, 27% ओबीसी को मिलता है। तो अब ऐसे मानिए कि किसी विभाग में 100 सीट है, तो 100 सीट में 15 सीट शेड्यूल कास्ट की मिलनी चाहिए, 7.5 सीट एसटी को मिलनी चाहिए, और 27 सीट ओबीसी को मिलनी चाहिए। सो क्योंकि 7.5 सीट हो नहीं सकती है, आधी सीट बन नहीं सकती है, तो इस वजह से ये पूरा सिस्टम को, मतलब शेयर को 100 पे नहीं कैलकुलेट किया जाता है, 200 पे कैलकुलेट किया जाता है। मतलब सब में 200 से 2 से गुणा कर दीजिए, तो 200 में 30 सीट शेड्यूल कास्ट की बनेगी, और जो है 15 सीट शेड्यूल ट्राइब की बनेगी, 54 सीट जो है वो बनती है ओबीसी की। अब ये सीट बढ़ती कैसे है, तो मान लीजिए सीट नंबर 1 है, तो सीट नंबर 1 में
0.27 जो है शेयर वो ओबीसी का होगा, 0.15 शेयर एससी का होगा, 0.075 एसटी का होता है। तो चूंकि इसमें सभी का शेयर 1 से कम है, इस वजह से वो सीट जनरल को जाती है। फिर जब और अगर ये कैटेगरी में बांट दिया गया तो नहीं पहले सुन लीजिए ना। तो फिर जो है जब किसी डिपार्टमेंट में 2 सीट होती है, सीट नंबर दूसरी होती है, तो दूसरी में ओबीसी का शेयर हो जाता है 0.54% और एससी का शेयर हो जाता है 0.30% और एसटी का शेयर हो जाता है 0.15%। तो इसमें भी इन तीनों में से किसी का शेयर जो है 1% नहीं है, तो ये दूसरी सीट भी जनरल को जाती है। फिर जब 3 सीट होगी तो 3 सीट में ओबीसी का शेयर 27 दूना 54 और 27 तिया कितना होगा, 7 के कई, जो भी मुझे लगता है 81 होगा, तो कुछ ऐसे होगा, 81 या 91 होता होगा, जो भी होगा उतना 81 होगा। और शेड्यूल कास्ट का हो जाता है 15 दूनी 30, 15 तिया 45 होता है और शेड्यूल ट्राइब का 22.25 ऐसे कुछ करके हो जाता है। फिर जब चौथी सीट आती है तो ओबीसी का बढ़ के जो है चौथी सीट पर ओबीसी का शेयर होके हो जाता है 1.00 ऐसे करके हो जाता है और शेड्यूल कास्ट का जो है 0.60 होता है। सो और शेड्यूल ट्राइब का समथिंग 32 ऐसे कुछ होगा। तो चौथी सीट जाके चूंकि शेड्यूल ओबीसी का शेयर जो है 1 से ज्यादा हो गया तो चौथी सीट फिर ओबीसी को मिलती है। इसी तरीके से जब मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो जो 7वीं या 8वीं सीट होती है वो सीट शेड्यूल कास्ट की बनती है, क्योंकि तब जाके अगर 15 छक्का 90 15 सत्ते 105 जब 7 सीट होगी तब जो है शेड्यूल कास्ट का शेयर 15 सत्ते 105 होता है, मतलब 1.05 होता है। इस वजह से 7वीं सीट शेड्यूल कास्ट को बनती है। ऐसे ही शेड्यूल ट्राइब की सीट 15वीं बनती है, क्योंकि जो है वो मल्टीप्लाई किया जाता है। अब ये मान लीजिए कि शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन 15% को 3 भाग में डिवाइड कर देते हैं, बराबर बराबर 5-5 के भाग में विभाजित कर देते हैं। फिर जब इसको रोस्टर पे बांटेंगे तो पहले जो सीट आपको 7वें नंबर पे मिलती थी, ये सीट जाके आपको पहली सीट मिलेगी 20वें नंबर पे, 20वें नंबर पे, 21वें नंबर पे और 22वें नंबर पे, अगर आपका डिवीजन जो है डिवीजन 5% में बराबर किया गया है। तो पॉइंट जो है 21वें नंबर पे बनती है। अब मान लीजिए किसी भी विभाग में 19वीं सीट आई, तो चूंकि अगर वहां 19वीं सीट आई, आपका ही नंबर जो है अब 21वां आएगा, 20वां आएगा, तो शेड्यूल कास्ट को उस डिपार्टमेंट में कोई सीट नहीं मिलेगी, कोई एक सिंगल भी सीट नहीं मिलेगी। और इस फॉर्मूले के तहत में शेड्यूल कास्ट को अगर 19 सीट है किसी डिपार्टमेंट में, तब भी शेड्यूल कास्ट को 2 सीट मिलती है, 1 सीट एसटी को मिलती है, ओबीसी को तो कम से कम 4-5 सीट मिलती है। तो ये जो है, ये जो मैंने कहा ना आपको कि जब सुप्रीम कोर्ट मतलब पूरा अपर कास्ट मिलके कोई काम करता है ना, तो हमेशा हमें मानना चाहिए कि ये कुछ न कुछ खतरा हमारे लिए ये करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो है लेकिन ऐसे जजों को मंचा तो आपके मतलब क्या है, अम्बेडकर इंटरनेशनल करके संगठन है, उसने खूब एकदम हीरो बना के घूमा था ऐसे लोगों को। एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं पॉइंट रख देना चाह रहा हूँ कि ये ऐसा हो क्यों रहा है। एक ये मैं हालांकि जनरली जो है महाराष्ट्र के लोग हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं और मैं जो है पब्लिकली ये सब बात करना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन तो एक पिछले कुछ समय से लगातार ये कोशिश हो रही है कि
मैं ये देख रहा हूँ कि लोग जो है, हमारे बीच में लोग हीन भावना से ग्रसित हो गए हैं। तो ऐसे में हीन भावना से ग्रसित होने का एक परिणाम ये है कि उनको लगता है कि कोई भी व्यक्ति, जब तक कोई जो है अंबेडकर की तारीफ कर दे, अगर कोई और थोड़ा गांधी की बुराई कर दे, तो हमारे समाज के लोग, भाई उसको तो जो है सर पे बैठा के जो है नाचने की कोशिश कर रहे हैं। और लक्ष्मण और यादव तो आजकल एकदम ललई सिंह यादव बना दिया है एकदम समाज के लोगों ने। ये जो है इसको आप देखिए, अ, ये काम जैसे चंद्रचूड़ ने बहुत आराम से किया कि इन्होंने अंबेडकर की बड़ाई करना शुरू किया, जजमेंट में उनको साइट करना शुरू किया, और अपने जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के एक दो स्कॉलर्स को उन्होंने उनकी एक आध दो किताब को साइट कर दिया अपने जजमेंट में। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भाई साहब जो है प्रोफेसर सुखदेव थोराट ने उनको बुलाया, उनका एक संगठन है आईआईडीएस, उसमें अंबेडकर एनुअल मेमोरियल लेक्चर दिलाया जा रहा है। फिर जो है अमेरिका में उन्होंने, प्रोफेसर थोराट ने अमेरिका में एक जो है, हालांकि प्रोफेसर थोराट ने शेड्यूल कास्ट के एजुकेशन एम्पावरमेंट के लिए बहुत कुछ काम किया है, लेकिन तो ठीक है, जब आप रिटायर हो गए, 10 साल 12 साल हो गया, आप रिटायर, 10 साल हो गया रिटायर हुए, तो कभी कभी मान भी लेना चाहिए कि हमारा समय अब खत्म हो चुका है, हमें जो है जबरदस्ती अरे यही यही हाल तो भैया अनुराग भास्कर का भी है ना। उनका एक बुक वो खो गया है, तो एकदम वो बंदे ने एक भी ट्वीट, मतलब ट्वीट तक नहीं किया इस पूरे इंसिडेंट पे, अपना स्टैंड तक क्लियर नहीं किया। नहीं नहीं ये हाल है। वो तो सुप्रीम कोर्ट में डीपी रजिस्ट्रार है, तो ही करना डू इट। तो खैर मैं दूसरी चीज कह रहा हूँ। सो इन लोगों ने अमेरिका में कास्ट पर कॉन्फ्रेंस कर डाला, कास्ट एंड लॉ पर, और वहाँ जो है चीफ जस्टिस को बुला के जो है ये वहाँ उनको सम्मानित कर रहे हैं, और पूरा जो है वहाँ घुमा रहे हैं। एक बात मैं और भी बता देना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि डायस्पोरा के लोगों पर, डायस्पोरा खासकर जिनकी जड़ें, जिनके घर परिवार वहां नहीं है इंडिया में, जो लोग यहाँ मूव कर चुके हैं, उनकी बात पर बहुत लिस्ट विश्वास करना चाहिए। उसका कारण ये है, उसका ये मतलब नहीं है कि जो हम लोग हैं उनकी बात पर नहीं विश्वास करिए, नहीं, जो जो एकेडमिकली आ रहे हैं जिनके घर परिवार हैं, उनका स्टेक है वहाँ इंडिया में। बाकी जो बहुत बड़ी संख्या में जो लोग अपने सब परिवार सब यहाँ माइग्रेट कर चुके हैं, उन लोगों को कुछ भी एक्स वाई जेड करके बस पहचान चाहिए, बस कि हमको लोग जाने पहचाने, तो वो कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी आपके लिए कुछ बड़े से बड़ा नुकसान आपका करा सकते हैं लोग जो है। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि मतलब लोग तो मतलब फोटो खिंचाने के लिए राहुल गांधी के पीछे पीछे चले जाते हैं, और ऐसे ऐसे नेताओं के पीछे, कर्नाटक की कोई एमएलए आ जाती है तो उसके पीछे बहुत दौड़े जाते हैं, कहते हैं अरे अरे ये तो बहुत जय भीम का नारा लगाती है, और इसको लोगों ने बहुत अच्छे से पहचान लिया है। और जब जब हमारे समाज के लोग जो है किसी को बुला के उसको जो है घुमाएंगे अपने उसमें, तो उसका तो मतलब उसको जाएगा ही, उस व्यक्ति में तो जाएगा ही, ये कॉन्फिडेंस होगा ही कि मैं जो चाहूं वो करूं। मेरा क्या कर लोगे आप मुझे कैसे आज गाली दे सकते हो? आप गाली दे सकते हैं, आप कह सकते हैं, कल तक तो आप ही लेके उसको पूरा घुमा रहे थे अपने अपने उसमें। ये एग्जाम्पल, इसको और भी इससे भी देखने की जरूरत है कि भाई, मतलब कोलंबिया यूनिवर्सिटी में और वहां पढ़ाने वाली एलिनार जेलियट से लेकर कितने बड़े बड़े दुनिया के स्कॉलर्स ने बाबा साहब के बारे में कितनी कितनी किताबें लिख दिया है, कितना तारीफ उनके उनके काम को रिकॉग्नाइज करने के लिए दुनिया के बड़े बड़े प्रोफेसर्स ने लिख दिया है। बीच में क्या हुआ कि एक ट्यूशन पढ़ाने वाला आदमी, मैं उसको ट्यूशन नहीं कोचिंग पढ़ाने वाला आदमी, विकास दिव्य कीर्ति, उसने क्या कह दिया, उसने जो है अंबेडकर की तारीफ में किया और थोड़ा सा गांधी की चटपटी बात जो लगा के बुराई कर दिया। बस हमारा समाज तो भाई उसको वायरल कर दिया। आज वो वायरल है, सबसे पहले उसकी कोई बात वायरल की गई तो वो ये बात वायरल की गई, और किसने किया?
हमारे लोगों ने किया। फिर अरे भैया 2 साल से उस बंदे ने क्लास नहीं लिया है, उसके स्टूडेंट बोल रहे हैं 2 साल से विकास दिव्य कीर्ति मतलब दृष्टि आईएएस में पढ़ाई कर रहे हैं, 2 साल से वो बंदा सिर्फ बकैती कर रहा है, क्लास नहीं लिया है। और बाबा साहब अम्बेडकर का जो जन्म स्थान है महू में, वहाँ के लोगों ने तो बाकायदा एकदम प्रोग्राम कराया और पूरे जिले से स्टूडेंट गर्ल्स छात्रों को बुलाया कि भाई ये मोटिवेट करेगा। गजब है। हाँ, और मतलब आप सोचिए कि मतलब वो इस लेवल तक अगर समाज के अंदर ये बेसिकली हीन भावना से जब आप ग्रसित होते हैं, तब आपको लगता है कि जिसको साइकोलॉजी में कहा जाता है वैलिडेशन लेना, कि जब तक आपको लगता नहीं कि कोई जो है अपर कास्ट का व्यक्ति वैली आपकी वो बात को नहीं कह रहा है, तब तक लगता ही नहीं कि हमें कि हमारी बात भी सही हो सकती है। सो चाहे कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, लिख दे नहीं, जब तक अपर कास्ट का व्यक्ति नहीं कहेगा हाँ हाँ बहुत बढ़िया कर रहे हो, तब तक लोग जो है मानेंगे नहीं। तो ये 2-3 जो है मनोदशा है। तो मैं मतलब हमेशा जो है किसी भी चीज में सेल्फ रिफ्लेक्टिव होना भी जरूरी होता है। सेल्फ रिफ्लेक्टिव का मतलब ये है कि हम लोगों को अपनी कमियों को भी देखते रहना चाहिए कि हम लोग क्या गलत कर रहे हैं। केवल हमेशा यही नहीं, इम्प्रोवाइजेशन केवल इसको रिसर्च में सेल्फ रिफ्लेक्टिविटी कहा जाता है कि सेल्फ रिफ्लेक्टिविटी जरूरी है कि हम खुद को इवेलुएट करें कि हमने क्या गलती किया। तो इस मामले में जो बड़ी गलती हुई है, वो गलती पिछले कुछ समय से लगातार ये हो रही है कि कुछ जगह के लोग जो है, जो हम लोगों में लोग हैं, ये लोग बहुत ये सब काम कर रहे हैं कि कोई किसी भी व्यक्ति को सबको पता है कि जो है सब, आप सोचिए ना यार कि हमारे दिमाग को लोग पढ़ लिए हैं कि लोगों को ये समझ में आ गया है कि अगर आप अंबेडकर की तारीफ करोगे और गांधी की बुराई करोगे तो ये वाला समाज आपको वायरल कर देगा। ठीक, ये बात अगर हमारे सोचने के तरीके को लोगों को पता चल जाए तो लोग जाहिर सी बात है कुछ भी करेगा। तो ये जो है चीफ जस्टिस ने पूरी तरीके अच्छे से समझ लिया था कि ये समाज जो है खुश ऐसे होता है, इसको जय भीम बोल दो, इसको ये बोल दो बाबा साहब महान थे, स्टैचू लगवा दो और जो है ये सारा काम कर दो, फिर हम अच्छे से काम करेंगे। जो मेन चीज है वो देखिए, ये उनका टेन्योर नवंबर तक है, 2 महीने का टेन्योर बचा है, बस 2-3 महीने का, 1 महीना तो छुट्टी में बीत जाएगा, दीपावली के होल की दशहरा और इसकी आखिरी काम जो है वो उन्होंने पहले बाबा साहब की मूर्ति लगवाया, ये वो करके, और आखिरी काम जो किया है वो आपका जो क्रक्स था, मेन जो जिसकी बदौलत आप खड़े हुए थे, अगर हम आप या तमाम लोग जो लोग अलग अलग जगह पर कहीं पर हैं, तो हमारी लाइफ में इस चीज का योगदान बहुत ज्यादा है कि हमने किसी स्टेज पर जो है रिजर्वेशन का बेनिफिट उठाए, हमारे पेरेंट्स बेनिफिट उठाए या नहीं उठाए भी, हो सकता है कहीं ना कहीं लोग उठाए। तो उसका तो जो जड़ है, उसने जड़ में जाते हुए सबसे आखिरी में उसको काट के चले गए। तो अब इसको जो अब देखिए, अब वो लोग चुप है एकदम, उनको समझ में नहीं आ रहा। अब वो अमेरिका वाले तो नहीं आएंगे इंडिया में आंदोलन करने ना, या जो है अब प्रोफेसर थोराट वगैरह तो नहीं जाएंगे कि जो है जाके कहें कि जो है ये गलत हो गया। आप चुप बैठेंगे। हाँ, अरे उन्होंने उसको कंडेम तक नहीं किया है, मतलब अपना स्टैंड तक क्लियर नहीं किया है। सो दे आर सो मतलब हाइपोक्रेट्स। जी एक सवाल मुझे लगता है मैंने ज्यादा समय ले लिया। नहीं, कोई नहीं, थैंक यू, आपने बात रखी। और कुछ रखना है भैया लास्ट टाइम कुछ जोड़ने? नहीं, अगर किसी का कोई सवाल हो तो एक आध सवाल ले लीजिए और मैं थोड़ा निकलूंगा कहीं मुझे जाना। ठीक है। किसी का कोई सवाल है अरविंद भाई साहब से? शाक्या? मेरा सवाल ओके, हाँ प्लीज। अरविंद जी, ये जो आपने जो बात करी कि वैलिडेशन लेने का ये जो बहुत बड़ा प्रकार है हमारे समाज में, तो वैलिडेशन ये अब जैसे मैं देखता हूँ कि इंटेलेक्चुअल वर्ग में ये ज्यादा दिखने को मिलता है, ऐसा मेरा ऑब्जर्वेशन है। तो ये क्यों है और क्या इसके पीछे मतलब
खुद की आइडेंटिटी स्ट्रांग ना होना क्या हम एक कारण मान सकते हैं कि जैसे अगर मैं सिंपली अगर शब्दों में बोलूं कि मुसलमान अगर अमेरिका में है तो वो लिबरल से वैलिडेशन नहीं सीख करता है, बट जैसे अगर हिंदूज की अगर मैं बात करता हूँ तो दे यूजुअली सीख कि हम तो हमको थोड़ा सा वैलिडेशन अमेरिका में ये थोड़े से लिबरल्स और ये जो साइंटिफिक रिसर्च करने वाले जो लोग हैं ये दे। तो क्या वो आइडेंटिटी क्राइसिस है क्या ये एक प्रकार का हमारे समाज को जो लग चुका है? नहीं, ये जो है ये आइडेंटिटी क्राइसिस के तौर पर इसको नहीं देखा जाना चाहिए, इसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के तौर पे देखा जाना चाहिए। और ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम प्रॉपर जो है अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस की वजह से आया है और कास्ट हायरार्की की वजह से आया है, जिसको लुई डूमो कहते थे कि जो है पावर और स्टेटस जो है एक साथ नहीं मूव करता है, कि आप पावर भी हो जाएंगे और स्टेटस नहीं मूव करेगा। तो लोगों को लगता है कि उस आदमी का स्टेटस ज्यादा है तो वो ज्यादा ऑथेंटिक है। मतलब ये लोग मान लिए हैं कि अगर कोई ब्राह्मण है तो वो ज्यादा ऑथेंटिक ज्ञान रखता है, और अगर मैं जो है मैं भले ज्यादा जानकार व्यक्ति हूँ लेकिन मैं जो है लेस ऑथेंटिक ऑथेंटिक बात रखूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि आप देखेंगे इंडियन टीवी डिबेट वगैरह में एक आदमी, मतलब जो आपको पब्लिक पैनल में बैठे हुए लोग मिलेंगे, मैं ये बात कहता हूँ कि हमारे देश में खासकर जो है खास समुदाय के लोगों को अगर वो हिंदी भी पढ़ाते हैं और उनको कह दीजिए कि नैनो साइंस पे चल के लेक्चर देना है तो वो भी कहेंगे हाँ हाँ हम चल के दे देंगे, और जाके वो बोल देंगे कि हाँ ये तो ऋग्वेद में भी लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ है, वहां भी लिखा हुआ है, तो वो सारा ज्ञान वो जाके दे देंगे और उसको माना जाएगा, उसको लोग बड़े आराम से ताली भी बजा लेंगे। और इधर से व्यक्ति जो है वो कहीं से भी कुछ भी कर ले, मतलब वो कमजोर व्यक्ति ही है। मीन्स बाबा साहब अम्बेडकर उस समय उस जमाने में आप सोचिए कि 150 साल पहले, 100 साल से ज्यादा समय पहले, वो 2 यूनिवर्सिटी से डिग्री लिए थे, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से भी पीएचडी किए थे, ब्रिटेन में भी आके पीएचडी किए। मतलब उनको 2 पीएचडी करना पड़ा अपनी बात को इक्वल बराबर भी कम से कम रखवाने के लिए, बड़ा रखने के लिए नहीं। और बहुत ढेर सारे लोग जो एक भी पीएचडी नहीं किए हुए थे, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो वो इंडियन हिस्ट्री के जो है जानकार थे जी, वो फॉरेन पॉलिसी के भी बहुत बड़े जानकार थे, मतलब उनकी फॉरेन पॉलिसी पढ़ाई जाए। एक अभय दुबे नाम का भैया नहीं है, एक अभय दुबे नाम का व्यक्ति है, वो बंदा हर विषय पे बोलता है, हर विषय पे, हर विषय का जानता है, क्योंकि वो दुबे है ना। वो दुबे है तो अरविंद सर, फॉरेन पॉलिसी पे नेहरू जी की जानकारी को तो छोड़ देते हैं, मतलब नहीं, मैं उसको कह नहीं रहा हूँ, मैं बस केवल एक मेटाफर के तौर पे यूज करके बता रहा हूँ कि जो है मतलब जब अंबेडकर और नेहरू की फॉरेन पॉलिसी को कंपेयर करेंगे तो अंबेडकर की फॉरेन पॉलिसी मच बेटर, ज्यादा जानकारी थी इन कंपैरिजन टू नेहरू। मतलब इसमें कोई जो उनकी प्रोलिफिक जो क्रिटिसिज्म भी उन्होंने किया है नेहरू के फॉरेन पॉलिसी पर, वो एकदम एब्सोल्यूट वैसे ही गई है जैसे जो है अंबेडकर ने बोला था। तो वो उस एस्पेक्ट को मैं जो है दूसरा, मैं बस केवल एक मेटाफर के तौर पे यूज करके बता रहा हूँ आप लोगों को कि जो है मीन्स इधर वाले व्यक्ति को डबल पीएचडी करना पड़ेगा, ट्रिपल पीएचडी करना पड़ेगा, और ये ज्यादा जो है मीन्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आ रही है, जिस वजह से हमारे लोग इस वजह से भी ये सब काम करते हैं कि जब इन लोगों को बुलाते हैं गेस्ट के तौर पे, इसके उसके तौर पे, तो एक चीज होता है कि देखिए एज ए कलीग हम लोग काम करते हैं और तमाम चीजें करते हैं, तो लोगों को बुलाया जाता है, हेल्प लिया जाता है और ये तमाम चीजें की जाती है। बट जब आप इस तरह करते हैं, अरे किसी आदमी को पहले ऊपर से बुला के ला के उससे उससे आप जो है की नोट एड्रेस दिलवाओगे, तो शायद उन सारी जगहों पर दिक्कत है। और उसमें भी दिक्कत नहीं होती, वो तब समस्या आती है जब वो व्यक्ति इस तरीके से उसको इंटरप्रेट करता है कि अच्छा इन समुदायों का तो हमारे ऊपर ट्रस्ट है, तो हम जैसे मन करे वैसे चीजों को कर देते हैं। ये समस्या। कोई और सवाल? आयुषन भाई कुछ सवाल है या फिर? एक छोटा सवाल है।
हाँ प्लीज कर लीजिए। हाँ तो सर बताइए, अब जैसे अभी हम, जैसे बहन जी ने भी इसको बोल दिया है इमरजेंसी फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, पार्टिकुलरली विद रेस्पेक्ट टू फ्यूचर ऑफ दियर चिल्ड्रन, तो इसको हम कैसे देखें और हमें मतलब क्या करना चाहिए? अभी जैसे हम क्या सोच रहे हैं कि इस तरह के स्पेसेस करेंगे, यूट्यूब वगैरह पे इसको प्रमोट करेंगे, आई होप कि आप भी ज्वाइन करें, लेकिन आपको क्या लगता है कि इस पे हमें कैसे प्रोसीड करना चाहिए, क्योंकि जजमेंट तो आ चुका है। मैंने यही बताया कि जो है जो जो हमारे जो जो रास्ते हैं वो रास्ते यही हैं कि जजमेंट का जो है अपोजिशन करना है, उसमें कोई 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 डाउट नहीं है कि जजमेंट को का अपोजिशन करना और हर 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 फोरम पे करना है, जिस जिस भी तरीके से जजमेंट का अपोजिशन होता है, और जिससे कि गवर्नमेंट फोर्स हो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए, और जब एक बार वो फोर्स हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए तब जो है एक बात और है सर, जैसे जो रिजर्व सीट से सेलेक्ट होकर हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वगैरह आए हैं, उनको हम कैसे जो है इसमें मोबिलाइज कर सकते हैं, उसका कुछ है क्या, कुछ ट्रिक टैक्टिक? देखिए देखिए जब पब्लिक आती है ना तो नेता भी चले जाते हैं, ठीक। अगर पब्लिक नहीं आएगी, पब्लिक पब्लिक नहीं बोलेगी तो नेता भी नहीं बोलेंगे। तो कुछ जगहों पर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसी वजह से किसी भी समाज को अपने इंटेलेक्चुअल वर्ग को नहीं बांधना चाहिए, उसको फ्री छोड़े रहना चाहिए। देखिए नेता इस पर आज बोलना शुरू किए हैं, जब जजमेंट आ गया 4 दिन हो गया, सारा नुकसान हो गया, तब वो बोलना शुरू किए हैं। लेकिन तो हम आप तो फरवरी से बोल रहे हैं ना, फरवरी से बता रहे हैं कि जो है ये होने जा रहा है, ये होने जा रहा है। सो ये इसी वजह से रीजन ये है कि जब लोग मेंटली फ्री होंगे तो वो पॉइंट आउट कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि नेता ही आपको रास्ता दिखाए, अब हम जनता भी नेता को रास्ता दिखाती है और पहले पहले कर चुकी है। लीडर्स के पॉलिटिकल कैलकुलेशंस होते हैं, हो सकता है वो कुछ पॉलिटिकल कैलकुलेशन की वजह से ना बोले, तो क्या आप उसको लेकर चुप बैठे रहेंगे? मुझे नहीं लगता कि पब्लिक को चुप बैठे रहना चाहिए। जब पब्लिक बोलेगी अगर कम्युनिटी, हमारी कम्युनिटी अगर इस पे आउटरीच करेगी तो रिवर्स हो जाएगा चीजें। रिवर्स एकदम पहले भी हुआ है, पहले हुआ है, जो है दो राउंड हो चुका है, ये तीसरी बार भी होगा। और क्या गवर्नमेंट भी करेगी? गवर्नमेंट बिल्कुल साइलेंट बैठी हुई है। ये क्या हो गया? जिस तरीके का आउटरीच हुआ है, केवल सोशल मीडिया आउटरीच से ही बिल्कुल जो है बैक फुटेड है गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टी। वो तो हम लोग उस पे देख ही रहे हैं, तो क्रिश्चियन और मुस्लिम इंक्लूजन पे देख ही रहे हैं, वो तो पूरा ठंडा पड़ गया है। नहीं, मैं भी इसको इसी तरह ले रहा था, बट होता क्या ना कि 2-3 जानकार लोगों से पूछ लेना चाहिए। एक चीज जो जो मुझे लगता है कि जो है मतलब along with that, ये इन सारी चीजों के अलावा हम लोगों को इस चीज को लेकर भी बहुत रिजिड नहीं होने की जरूरत है कि जो है कि अगर हम लोग कुछ बातचीत होती है कि रिलेटिव कंसर्न रखते हुए कि ठीक है कुछ जो है इम्प्रोवाइजेशन किया जाए सिस्टम में, तो उस तरह के इम्प्रोवाइजेशंस को जो है अलाउ भी करना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि जैसे महिलाओं का इशू है कि महिलाएं जो है कम सेलेक्ट होती हैं, बट अगेन इन सारी चीजों का प्रॉपर अध्ययन कराए जाने की जरूरत है कि कुछ कंसर्न। हमें तो भैया यही कहना है कि जो भी चीज होना चाहिए वो पार्लियामेंट के जरिए होना चाहिए, सिंपल सी बात, कोर्ट के हाथ में नहीं होना चाहिए। पार्लियामेंट क्या होता है, वो रिसर्चर्स को लगाते हैं, कंसल्टेशन करते हैं, बहुत चीजें होती हैं, तो उसमें कुछ बातें आप जाके बता सकते हैं, कुछ बातें जो है दूसरे लोग बताते हैं, उसका जो है हियरिंग होती है, पब्लिक जो है कमीशन बैठाए जाते हैं जो इंक्वायरी करते हैं हाँ क्या क्या कंसर्न्स हैं, तो वो सारी चीजें जो है दैट इज एक्सेप्टेबल। लेकिन तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है जो इन्होंने किया है, ये तो पूरे के अरविंद सर, इसमें एक और सवाल आ रहा है। जैसे बहन जी ने जो बयान दिया है, ठीक है, अब हम लोग फरवरी में बात उठा भी रहे थे कि उसमें जो मुद्दा था कि पॉलिटिकल पार्टी इसको टेकअप नहीं कर रही है, उनको अपने वकील भेजने चाहिए थे,
देखिए, आज का बहन जी के बयान में एक बात आई है कि उन्होंने बोला कि हमें बुलाया नहीं गया, हमें मौका नहीं दिया गया है वहाँ पे अपना पक्ष रखने का। और ऐसा भी होता है क्या, मतलब मौका ना दिया जाए, ऐसा कुछ कर सकते हैं जुडिशरी में? देखिए नहीं, उसमें उसमें बात ये बात बिल्कुल उनकी ये बात बिल्कुल सही है। क्योंकि जब देखिए किसी तरीके से नितिन जी जब आर्गुमेंट कर रहे थे, तो आप लोग उसको देखिए उस वीडियो को। कितना देखा समय है, लिया मैंने वीडियो उन्होंने? देखा है। 3 महीने, भाई 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, भाई 5 मिनट में कोई आदमी अपने आर्गुमेंट रख सकता है? आपको अगर आर्गुमेंट सुनना ही था, जेन्युइनली आप इतना बड़ा केस डिसाइड करने जा ही रहे थे, तो सुन लिए होते, आधा घंटा समय दे दिए होते, कहते चलो आधा घंटा हम लोग चुपचाप बैठेंगे, आपको जो कहना हो कह लो। अच्छा भैया, जिसका कंसर्न है वो 2-3 मिनट में बात रखे, और जिसका कंसर्न नहीं है वो घंटों तक बात रखे। वो को देखिए आप। हाँ हाँ हाँ, वो समाजवादी पार्टी के सांसद थे। नितिन मेहराम साहब का देखिए ना, ऐसे ही 341 आर्टिकल का नाम बोला, तुरंत उनसे बोल दिया गया कि आप अपना सब कुछ रिटर्न कर दीजिए। रिटर्न में और उसको लेके कोई रिप्लाई भी नहीं दिया है। हाँ, तो ये और उन्होंने पूरा रिटर्न में सब जमा किया है। रिटर्न में चूंकि हमने भी प्रिपेयर करवाया है वो, तो वो जानते हैं कि वो रिटर्न में सब जमा हुआ है। लेकिन तो वो उनकी बात जो आज बहन जी ने बोला, देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि उस समय उन लोगों ने बात नहीं रखा, उसको हम लोगों ने पॉइंट आउट कर दिया। और मैं ये एक बात ये भी कहता हूँ कि जो ये समाज है उसको इस चीज को लेकर बैठ के इंतजार भी हमेशा नहीं करना चाहिए कि जो है नेता बोलेगा तब हम करेंगे। क्यों भाई, जो है आपने अपना दिमाग ठेके वो जो है वो उस पर रख दिया, ताके पर रख दिया है, आप क्यों नहीं बोलेंगे? सो सबके पास ब्रेन है और सबको जो है उसका यूटिलाइजेशन करना चाहिए। नहीं अरविंद सर, ऐसा नहीं है, हम लोग तभी से उठा रहे हैं। आप लोगों ने जब भी अवेयर किया था उसी समय से ये बात उठा रहे हैं। ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको इंडिविजुअली नहीं कह रहा हूँ कि नहीं उठा रहे हैं, बस एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि जो है ये इन तरह के इश्यूज को जो है सोसाइटी के लोगों को ये हमेशा कंसर्न में रखना चाहिए कि ये हमारा भी काम है आप उठाना। ये केवल जो है सारा चीज लीडर के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। और आज जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है वो बहुत ही बेहतरीन स्टेटमेंट दिया है, और बिल्कुल जितना बड़ा कंसर्न है बिल्कुल उसको उन्होंने बहुत ही परफेक्टली बताया है कि जो है किस तरीके का मेजर कंसर्न है जो उनके स्टेटमेंट है। उस स्टेटमेंट का एक एक शब्द बिल्कुल प्रॉपरली उस चीज को एक्सप्लेन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ये इमरजेंसी जैसी सिचुएशन है, वो बिल्कुल एकदम एब्सोल्युटली मैं उनके जो स्टेटमेंट है उसके एक एक बात से मैं एग्री कर रहा हूँ। सो अब जो है हम उस चीज पर नहीं अटके रह सकते हैं कि उस समय नहीं खड़े हुए। ठीक है, वो नहीं खड़े हुए, हम लोगों ने तो खड़ा कराया था ना, तो जिसको खड़ा कराया था उसको क्या वो सुने? उसके फॉलो अप में अरविंद सर एक बात आ रही है कि चिराग पासवान जो है, जो एलजेबी रामविलास पासवान की जो पार्टी है ना, वो कह रहे हैं इसमें रिव्यू पिटीशन देंगे। मतलब उन्होंने ओपनली डिक्लेयर किया है। रिव्यू कर सकते हैं, रिव्यू तो सवाल ये है कि हम उसका वेट करें या हम अपोज जो है करें? मतलब मुझे लगता है नहीं, मुझे लगता नहीं, मुझे लगता नहीं। जो है जो है इसमें जो जुडिशियल रेमेडी है, जुडिशियल रेमेडी आपको आपकी जुडिशियल रेमेडी तब काम करेगी जब आप उसको अपोज करेंगे। प्रेशर, पब्लिक प्रेशर जो है जजेस को ओपिनियन चेंज बदलने के लिए चेंज करेगा, रेदर देन कि कोर्ट में आर्गुमेंट कितने अच्छे से तरीके से रखा जाता है। क्योंकि आर्गुमेंट मींस रिव्यू पिटीशन में कौन आर्ग्यू करने जाएगा? मतलब रिजर्वेशन पर पूरे भारत में प्रोफेसर रवि वर्मा कुमार से अच्छा रिजर्वेशन को डिफेंड करने वाला कोई वकील नहीं है, और प्रोफेसर रवि वर्मा कुमार इसमें आके आर्ग्यू किए थे।
ठीक, तो आप कहाँ से आसमान से लेके आ जाओगे किसी को जो है कि रिव्यू के लिए आर्ग्यू कराने के लिए। अरे भैया, जब किसी का माइंड पहले से प्रेजुडाइज रहेगा तो अब किसी का वो नहीं चेंज होगा। एग्जैक्टली, तो जो प्रेजुडिस माइंड है Yes. उसको आर्गुमेंट से आप नहीं जीत सकते हैं, उसको नहीं, जो वो है आउटरेज से होगा, आउटरेज से होगा, हम लोग आउटरेज करेंगे जम करके। थैंक यू अरविंद भैया, आप इस वजह से जुड़े। अच्छा, जब ये पूरा हुआ था तो हमने जो है चूँकि बहन जी का, अच्छा बहन जी का एक चीज़ है कि बहन जी का कोई रिएक्शन थोड़ा सा देर आता है, बट मतलब मैंने बहुत टाइटली जो है बहन जी से रिक्वेस्ट किया और बीएसपी के और जो हमारे लीडर्स हैं सबसे रिक्वेस्ट किया, और आई एम वेरी श्योर कि बीएसपी जो है खुद जो है रिव्यू पिटीशन फाइल करने जा रही है। मुझे इसका मतलब इसकी मैं कंफर्मेशन दे रहा हूँ अपनी जानकारी से आप सबको। बीएसपी उसकी पार्टी होने जा रही है, या अपने स्तर पर बीएसपी इसको पूरी मजबूती से लड़ने जा रही है, बट इट्स आवर ड्यूटी, हम सबको इसको प्रेशराइज करते रहना चाहिए। एक चीज़ आपको ना सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझना पड़ेगा, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आपके साथ तब खड़ी होगी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने जनता के साथ, अपने समर्थक के साथ, अपने समाज के साथ तब खड़ी होती है जब समाज अपनी पार्टी के साथ खड़ा होता है। हम सभी लोगों ने जब देख लिया कि हमें कहीं से हेल्प नहीं मिल रही, तो पूरे समाज ने एक तरफा बहन जी को टैग करके लिखना शुरू किया, हम सब ने टैग किया। तो बहुत सारे लोग मुझे लिख रहे हैं, सूरज 2 दिन पहले तो बहन जी के खिलाफ लिख रहे थे। असली खिलाफ बहन जी को लिखने का सवाल ही नहीं हो सकता। हम सब बहन जी से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि बहन जी इसको बहुत ही गंभीरता से लें, क्योंकि जब समाज किसी समाज जब आउटरीच करता है तो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को और भी ज़्यादा खुशी होती है। लिटरली देखा जाए तो समाज ने कोई हक नहीं छोड़ा है, मतलब समाज के पास कोई हक नहीं है बहन जी से सवाल करने का, क्योंकि समाज एकदम करप्ट हो चुका है मॉरली। तो समाज ने जिसको वोट दिया है समाज को उससे सवाल करना चाहिए। बट फिर भी अगर हमारे लीडर्स, चाहे वो चिराग पासवान भाई साहब हों, चाहे वो बाला साहब अम्बेडकर साहब हो, माननीय बहन जी हों, हमारे लीडर्स हमारे साथ खड़े हैं इस सोच की हमारे लीडर हमसे आपसे ज़्यादा समझदार हैं। ये बात तो जनता को समझ लेना चाहिए, और जनता को जो है अपने लीडर्स को और अपने पूरे कंसर्न को बहुत मजबूती से उठाना चाहिए, बहुत मजबूती से अपने इस मुद्दों को उठाना चाहिए और गवर्नमेंट पे प्रेशर जारी रखना चाहिए। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, जो लोग भारत बंद का आह्वान कर रहे हैं उस पर आपको भी थोड़ा सा कंसर्न होगा, मतलब कंसर्न होना होगा, क्योंकि जो संगठन के लोग सतपाल तंवर, मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, सतपाल तंवर भाई एकदम से, मतलब अगर मैं बहुत कम शब्दों में बोलूँ तो वो मतलब संवैधानिक रास्ता पे चलने वाले व्यक्ति नहीं। उनका क्या है, वो लाइमलाइट में आना चाहता है, कुछ भी करा देंगे। मुझे कल पता चला कि बंदे ने अपनी वर्दी बना रखी है। अरे भाई, आपको कल पता चला, हम बहुत पहले से जानते हैं। तो वो अलग डिलेमा का व्यक्ति है ना। तो आप लोगों को कोई भी मूवमेंट स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा सीरियस होना। मैं बार-बार बोल रहा हूँ, अगर हमारे समाज के एक व्यक्ति की भी साथ कुछ भी गलत होता है, उस पे फर्जी FIR होते हैं, मारा पीटा जाता है, उनकी हत्या होती है, उसका जिम्मेदार वही लोग उठाएंगे, उसके परिवार की जिम्मेदारी वही लोग उठाएंगे जो लोग इस मूवमेंट को आह्वान कर रहे हैं। अब ये मत कह दीजिएगा ठीक है एकदम पूरे गांव का युद्ध तो लड़ने जा रहे हैं, ठीक है, घर परिवार से शहीद होने चले गए। संविधान है, संवैधानिक तरीके से करेंगे, और भी तरीके होते हैं आउटरीच करने के। जैसे बहन जी ने स्टैंड लिया तो आउटरीच हुआ है, हम लोगों को इस स्टैंड को प्रेशराइज करने की जरूरत है, बहुत मजबूती से, मतलब इसको जारी रखने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप मजबूती से जारी नहीं रखेंगे तो कमजोर पड़ेंगे। हर रास्ता, मतलब हर चीज, मतलब जैसे वामन मिश्राम साहब से मिल लीजिए ना, वामन मिश्राम साहब कोई मुद्दा बता दीजिए, वामन मिश्राम साहब भारत बंद से नीचे उसको प्रोटेस्ट नहीं करते मिश्राम जी, हर मुद्दे पे सिर्फ भारत बंद करना है। तो दलितों को ये बीमारी नहीं लगनी चाहिए। अगर आपको कोई मूवमेंट करना है तो उसका मूवमेंट भी कीजिए, लाइक पूरे देश भर में आप धरना प्रदर्शन कीजिए, पूरे देश भर में एक दिन आह्वान कीजिए, हम सभी लोग पूरे देश भर में ज्ञापन देंगे। ज्ञापन किसको देंगे? राष्ट्रपति को, क्योंकि राष्ट्रपति के जरिए होता है। राष्ट्रपति को ज्ञापन देना मतलब यूनियन गवर्नमेंट को ज्ञापन देना, क्या नाम है, अपने जिलाधिकारी माध्यम से। तो ऐसे प्रोटेस्ट का आह्वान करना ज़्यादा ठीक रहेगा। इनफैक्ट कि हर मुद्दे को भारत बंद कर देना, वो पूरी तरह से गैर जिम्मेदार ना होगा। मुझे बहुत सारे लोग, मैं बार-बार इसलिए क्लेरिफाई कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे हैं कि तुमने तो लिखा है लड़ेंगे कोरेगांव की तरह, पढ़ेंगे भीमराव की तरह। भाई कहाँ कोरेगांव का युद्ध हो रहा है? तो मतलब लड़ेंगे कोरेगांव की तरफ, ये मतलब थोड़ी होता है सुबह उठे तो लड़ेंगे। हाँ, मतलब ऐसे थोड़ी होता है सुबह उठे कल एक लोग का युद्ध कर देते हैं, हम वीर पुरुष माने जाएंगे। जीवन का लक्ष्य मरने से डरना नहीं है, लेकिन उल्टा लटक के मरना भी नहीं कि भाई उड़ता हुआ तीर लेके मर जाओ, वैसा भी ठीक नहीं है। खैर, शैल भाई हमारे बीच में हैं। शैल भाई काफी नाराज थे, इनको इससे पहले माइक नहीं मिल पाया था, तो शैल भाई आपसे माफी चाहता हूँ, प्लीज अपनी बात रखिए।